10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, 10th एलिमेंट नियोन है। 10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल रिजेंबल विद, सेकंड पीरियड में रखेंगे, बस इतना ही पूछा। रिजेंबल विद काट दो, इसे लिखो 10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू, 10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू कौन सा, सेकंड पीरियड आ जाएगा, है ना। ग्रुप तो 18 आना चाहिए, तो फोर्थ का आंसर लिख लो। 10th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल मींस नियॉन, नियॉन इज 1s2 2s2 2p6। इससे इसका पीरियड निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना पीरियड होगा, सेकंड। तो फिर इनमें से सेकंड पीरियड सही लग रहा है, बी आंसर करता। ठीक है, ठीक है आंसर। कुछ एक आंसर चेंज होंगे, बीच में देख लेना, ठीक है। 9th का रिप्रेजेंटेटिव एस और पी वालों को कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं डी वालों को, इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं। तो इनमें से रिप्रेजेंटेटिव देखो कौन सा है, एल्यूमिनियम। हो जाएगा ये भी, 10th कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी, तो एल्यूमिनियम आंसर आ। 10th क्वेश्चन इज 29 कॉपर है, डी ब्लॉक आर्गन 4s1 3d10, तो इन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है। ग्रुप नंबर होता है एस और डी मिला के, कितना ग्रुप नंबर है इसका, 11। तो ऐसे करते थे, ब्लॉक है डी, ग्रुप है 11, पीरियड है 4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 4। चेक करो, पोजीशन निकालते थे हमें ना। आगे देखो 15, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसे देख के इनमें से D2 लिखा हुआ है जो, वो 5D2 होगा। 5D2 6s2, ये इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसे देख के चेक करो, फिर इसे क्या करना चाहिए। अगर कभी n-1d भर रहा है अभी और ns में 2 है, इसकी फिलिंग चल रही है, तो फिर इसे कौन सा ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक। तो फिर इसे हम डी ब्लॉक कहेंगे। 15 का चेक करो, डी ब्लॉक होना चाहिए। 16 3d5 4s1 क्रोमियम है, देखो क्रोमियम, क्रोमियम के लिए कौन सा ब्लॉक होता है, क्रोमियम डी ब्लॉक। तो 16 इज क्रोमियम डी ब्लॉक। ठीक है, चेक करो। डी वालों में n-1d भरेगा, ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो n-1d की फिलिंग चल रही है, इसलिए डी ब्लॉक। कई बार तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन से ना पता चले, एटम लिख लिया करो कौन सा है, नेम से पता चल जाता है, ये तो नियोन है, ये क्रोमियम है, ये कॉपर है, इससे क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, हो जाएगा ये। सेकंड वाले टॉपिक में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में स्टार्ट करो। फर्स्ट, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 15 तक, 20 तक, 19 तक है बेटा, कोई और देख लो 19 तक। 16 पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट का किसी को आंसर में डाउट लग रहा है, बताओ क्या आना चाहिए, 1/2। तो आंसर चेंज है फर्स्ट का ए। रेडियस हाइड्रोजन का होगा 0.529 इंटू n1 ही लेंगे z, लेकिन हीलियम का 0.529 n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बाय z कितना है 2। तो हीलियम का रेडियस इससे आधा हो गया, क्योंकि दोनों में शेल तो एक ही है, हाइड्रोजन में भी एक है, हीलियम में भी एक है।
लेकिन Z, ये फॉर्मूला याद है आपको? तो ये फॉर्मूला लगाया, आंसर चेंज है इसका। फर्स्ट का चेक करो, ए आंसर आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है? नेक्स्ट फिफ्थ का, इसका भी आंसर चेंज है क्या? क्लोराइड, ए आ रहा है। फिफ्थ का आंसर चेक करो बेटा। क्लोराइड नेगेटिव बड़ा माना जाएगा क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन में अगर देखा जाए 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 17 को तो खींचेंगे लेकिन 17 18 को खींच नहीं पाएंगे। जब इसे 17 18 को खींच नहीं पाएंगे तो फिर साइज क्या हो जाएगा? इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। इसमें आपको ऐसे देखना है, पहले नोबल गैस वाला कॉन्सेप्ट न्यूट्रल के लिए लेना है। ठीक है, इसमें आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल में सेम है। फिजिक्स लगाते हैं, आपको अट्रैक्शन देखनी है। यहां 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। एक में 17 प्रोटॉन है लेकिन 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे या 18 को ज्यादा खींचेंगे? 17 को ज्यादा खींचेंगे, क्लोज आ जाएगा। 18 को कम खींचेंगे तो क्या चल जाएगा? दूर चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सेवंथ कर रहे हैं। सेवंथ, एक एटम है न्यूट्रल, एक अनायन है, कौन सा बड़ा होगा? अनायन बड़ा होगा। अनायन में 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव में से कौन सा बड़ा होगा? तो 2 नेगेटिव सबसे बड़ा होगा क्योंकि फिर से सेम है, प्रोटॉन 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ओ में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। एफ में देखें तो 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ नेगेटिव में देखें तो 9 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस है वो इनमें है कि 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं खींच पाएंगे। जितना आपस में एक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे भी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लूज ये वाला न्यूक्लियस अपने बाहर वाले शेल को छोड़ देगा। ये न्यूक्लियस का शेल दूर चला जाएगा जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। फिर ऐसा इंबैलेंस इसमें देखने को मिला। इसमें 9 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी चलो डिफरेंस उतना नहीं है 8 और 10 जितना, तो 9 प्रोटॉन 10 को फिर भी थोड़ा बहुत खींच लेते हैं। तो पहले नंबर पे साइज सबसे बड़ा O2 नेगेटिव, दूसरे नंबर पे F नेगेटिव। इन दोनों में से ट्रेंड लगा लो पीरियड का। पीरियड में जाते साइज क्या होता है? छोटा। तो पहले O आता है, छोटा क्या हो जाता है? F का, है ना? तो क्या ऑर्डर बनेगा? सबसे ज्यादा बिगेस्ट O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर O, फिर F। तो ऐसे ट्रेंड बनना चाहिए, चेक करो। ठीक है, आगे देखो 16 पढ़ो। रुमानी 16 का आंसर बताओ कैसे आएगा? डाउट तो नहीं है तुम्हारा? 16 पढ़ के बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़ो। F negative is more while atomic radius of K positive is less, more than F negative। बताओ क्या करें? प्रणव एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? K पॉजिटिव का मोर देन, दो चीजें देखनी है। पहले देखना है शेल, अगर शेल सेम है तो प्रोटॉन देखने हैं। लिख लो साइज आयन का कैसे कंपेयर करना है। साइज ऑफ आयन जनरली ऐसे होगा, आयंस के लिए कह रहा हूं। पहला साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। अगर शेल सेम है तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ठीक है, या प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशो कह लो, और बेटर हो जाएगा ना। जितना प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ेगा मींस प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, उतना ही अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा।
अट्रैक्शन ज्यादा होने से साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो दो चीजें देखेंगे हम, पहले तो शेल्स देख लेंगे, शेल देख लेंगे, शेल ज्यादा है फिर तो साइज बड़ा है, लेकिन अगर शेल सेम है तो प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो देख लो, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था उसमें हमने के पॉजिटिव, सीएल नेगेटिव और आर्गन लिया, शेल सारों में एक जैसे आई थिंक, के पॉजिटिव में भी बाहर वाला शेल तो निकल ही गया, तो शेल कितने हैं के पॉजिटिव में, आर्गन जितने ही है, सीएल नेगेटिव में भी आर्गन जितने हैं, शेल सेम है। अब पी बाई ई करके देखते हैं, पी बाई इसका तो हो गया 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो पी बाई ज्यादा मीन साइज छोटा, पी बाई कम, पी बाई सबसे कम, उतना ही साइज क्या होता गया, बड़ा। तो ऐसे देख लो, ठीक है। लेकिन अगर साइज में नंबर ऑफ शेल ही ज्यादा है फिर आपको नंबर ऑफ शेल देखने पड़ेंगे। हाँ कुछ एक एक्सेप्शंस हैं वो आपको लिखवाई हुई है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की, और लिथियम ब्रोमीन से भी बड़ा लिखवाया हुआ है, तो ऐसे एक दो तो एक्सेप्शन हमें याद रखनी पड़ेंगी, फैक्ट है, अदरवाइज हम इससे लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब तुम करके देखो आयनिक रेडियन क्या शेल सेम है, तो जितना प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना साइज छोटा होगा, तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो आई थिंक सेम ही है, सिर्फ प्रोटॉन देख लो, प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, सोडियम में, तो साइज सबसे छोटा सोडियम का, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम, सभी में दो शेल्स हैं, तो प्रोटॉन 7 बाय इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8 बाय 10, 9 बाय 10, 11 बाय 10, जितना प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे पी वाई बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और कोई चेक करो सेकंड टॉपिक में, थर्ड में आयनाइजेशन एनर्जी में लिखवाओ डाउट्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोल दो बेटा फर्स्ट 5 में से, फोर्थ के पहले है कोई, 4 10 तक, 15 20 25 बस 40 कहा था, बस 40 कहा था, बस 40 तो हो गए फिर हमारे। 29 चेक कर लो भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, क्या साइज देख सकता है सबसे बड़ा, साइज चेक कर ले, O2 नेगेटिव है ना, तो जितना साइज बड़ा उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम। लोएस्ट ही हो गया बेटा O2 नेगेटिव का, आंसर गलत, आंसर चेंज करो, 29 का डी आएगा, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल, O2 नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत कम थी, प्रोटॉन थे 8 और इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, प्रोटॉन 8 थे इलेक्ट्रॉन 10, संभल नहीं रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, इजी। चाहे ऐसे ले लो भी, सबसे बड़ा साइज O2 नेगेटिव का, साइज बड़े का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, जितना साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर, ठीक है। और कोई 35 तक करके आए हो, तो तुम लोग ये डाउट ले लेना, इनके पढ़ लेना, ठीक है, बाकी बाद में दोबारा ले लेंगे। 32 33 35 तक चेक करो, कोई और 30 जो नहीं करके आए 30 पढ़ो, 20 करके आया तू
72 बता कैसे होगा? सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? पीछे नहीं देखना, ग्रेटर होगा फर्स्ट से, है ना? 23 भी है डाउट। 23 पढ़ो भी, जो नहीं करके आए वो पढ़ो, और अगर किसी को समझ आ गया तो हैंड रेज करो। 23 जो नहीं करके आए, करके आए तुम तो, जो नहीं करके आए। 23 पढ़ के देखो। पीक्स का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगी नोबल गैसेस। लिख लो, रेयर गैसेस किसे कह रहा है? ये नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल इनर्ट है तो जल्दी जल्दी कहीं मिलेंगी नहीं, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है इन्हें? रेयर गैसेस। ठीक है, लिख लो रेयर गैसेस का मतलब ब्रैकेट में लिख लो नोबल गैसेस। 23 हो गया। आगे 30 पढ़ो। 30 कौन बता रहा है? हाँ, सब बताओ बेटा। 30 सोडियम पॉजिटिव नोबल गैस बन जाएगा। तो जब हम बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की, सेकंड आयनाइजेशन का मतलब सोडियम नहीं, सोडियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम पॉजिटिव से निकालना है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 पॉजिटिव बनेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 पॉजिटिव बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन देखो किसका स्टेबल है। तो सोडियम पॉजिटिव नोबल गैस वाला बन गया 1s2 2s2 2p6, स्टेबल है, और स्टेबल से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो फिर सोडियम की सेकंड ज्यादा होएगी मैग्नीशियम। ठीक है, थर्ड किसकी ज्यादा होएगी बताओ फिर से? थर्ड सोडियम या मैग्नीशियम? क्योंकि थर्ड का मतलब 2 पॉजिटिव में से निकालना है, 2 पॉजिटिव जब बनेगा मैग्नीशियम तो ये नोबल गैस बन जाएगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन क्या होएगी? ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे होगी। ऐसी सेम है हायर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड बोलना है, सेकंड का मतलब आयन क्या बनाने हैं? 1 पॉजिटिव। तो सबके 1 पॉजिटिव लिख रहे हैं। 32 में 32 हो गया हमारा। 32 चेक करो, N पॉजिटिव, O पॉजिटिव, C पॉजिटिव, O पॉजिटिव, F पॉजिटिव। इनमें से चेक करो किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? O पॉजिटिव का स्टेबल आ रहा है। O पॉजिटिव का 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। दिस इज 1s2 2s2 2p3, हाफ फील्ड स्टेबल है, तो स्टेबल का ज्यादा होगा। ठीक है, चेक करो। लास्ट एक 33 है। किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है? किसमें? सी में। कैसे? O2 नेगेटिव है, O से O नेगेटिव बनेगा तो एनर्जी रिलीज होएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन O नेगेटिव से आगे O2 नेगेटिव बनेगा तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, पॉजिटिव आएगी, यहाँ क्या आएगी? नेगेटिव। इट मीन सेकंड स्टेप में जाते हुए हो सकता है एनर्जी क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो फिर O2 नेगेटिव बनते हुए हमें लगता है भी एक स्टेप आ जाएगा जिसमें एनर्जी क्या होएगी? एब्जॉर्ब। कर लोगे? चलो अब एनसीईआरटी देखो, फिर बाकी जो रह गए वो हम मंडे लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे कर लोगे जितने भी रह गए? 40 की होंगे, है ना? एनसीईआरटी में से देखो, एक टॉपिक लिख लो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई पूछ रहा था कल, एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट?
देखो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं? आंसर इज, अगर हम बोरोन फैमिली के लिए ये देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो नहीं यार, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ना, फिर तुम माइंड कर जाते हो किसी कुछ कहते हैं। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? बोरोन इज हैविंग 1s2 2s2 2p1। इट मींस पूरी बोरोन फैमिली में सभी में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जनरली 3 अगर शेयर करता है या लूज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3, जैसे हम रिडॉक्स में निकालते। तो बोरोन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना करता है? 3। बोरोन हो या एल्यूमिनियम हो, लास्ट में बस यही चेंज होगा कि 3s2 3p1। गैलियम हो तब भी, इंडियम हो तब भी, थैलियम हो तब भी। इट मीन सभी में कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। तो एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3, क्योंकि 3 लूज करना चाहता है नोबल गैस बनने के लिए। बार वाले शेल में 3 है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ एलिमेंट जैसे थैलियम है, कुछ एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी दिखाते हैं, खासकर लास्ट एलिमेंट थैलियम आल्सो शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब बाकी सारे तो 3 दिखा रहे हैं, ये +1 क्यों दिखा रहा है? तो सभी में कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। बाहर वाले में NS2 NP1 है। जनरली हर कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? 3 कर रहे थे, लेकिन थैलियम के मन में क्या ऐसा आया कि एक ही लूज कर रहा है क्योंकि +1 बन रहा है। तो अगर एक लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NS वाले, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ये जो पेयर है एक S वाला, इस पेयर को कहा जाता है इनर्ट पेयर, पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन इसके क्यों नहीं करते, इनमें ऐसा क्या है, बाकी क्यों कर रहे हैं? तो इनमें ऐसा क्या है, यहां पे आपने पढ़ा इंडियम से थैलियम जाते हुए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, F सब शेल भरा जाता है 4F, और 4F की स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव होता है Z माइनस स्क्रीनिंग। जब स्क्रीनिंग नहीं बढ़ी, Z बढ़ गया, तो Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है बाहर वाले शेल के लिए, पहले आएगा NS2, फिर क्या आएगा? NP1। NS2 के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गई क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो गया? ज्यादा। तो हम एक लॉजिक दे रहे हैं, भी हो सकता है इसमें ऐसे हो गया हो भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से इसका जो अट्रैक्शन है NS इलेक्ट्रॉन वालों के लिए ज्यादा है, जिसकी वजह से S वाले इलेक्ट्रॉन फिर लूज नहीं होंगे। सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? P वाले। S वाले लूज नहीं करेगा तो S वाले पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्डिंग में। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो क्या 3 होगा ऑक्सीडेशन? फिर सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना होगा? 1। तो जनरली किसी भी फैमिली में कार्बन में जाओगे या नाइट्रोजन में, लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसके NS के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के S इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादातर टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जल्दी से लूज नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। रीजन ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो S वाले कहीं ना कहीं रजिस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, इन्हीं को कहा जाता है इनर्ट पेयर। और इसका इफेक्ट आपको देखने को क्या मिल रहा है? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होनी चाहिए उससे 2 कम होएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ेगा। अगर किसी का 3 होना चाहिए था तो लास्ट वाले का 1 रह जाएगा। अगर किसी का 4 होना चाहिए था तो लास्ट वाले का 2 रह जाएगा। जैसे लेड है कार्बन फैमिली में लास्ट एलिमेंट, कार्बन में वैसे तो है NS2 NP2, इट मींस वैसे तो ये 4 वैलेंसी दिखाता है, आपने पढ़ा होगा कार्बन, लेकिन लास्ट लेड जो है ये +2 ज्यादा दिखाता है, मोर स्टेबल है। हमें पूछेगा रीजन क्या है?
तो रीजन हम एक लाइन में लिख देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसके NS वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइटली हेल्ड हो गए न्यूक्लियस की तरफ ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हो जाएगा। तो जनरली लास्ट वाले एलिमेंट में जितने बाकी दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उनसे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम दिखाना उसकी नेचर बन गई। वो सिर्फ किस वजह से है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसे हमने एक टॉपिक बना लिया कि बार बार पूरी कहानी सुनाएं कि इसमें ये होता है, पुअर स्क्रीनिंग होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसलिए NS वाले निकलते नहीं। सारी कहानी को एक नाम दे दिया, क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो जाएगा बेटा? राइट डाउन, क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? आंसर इज S electrons of valence shell, S electrons of valence shell in p block elements, S electrons in valence shell in p block element do not participate in bonding, do not participate in bonding, do not participate in bonding due to lanthanide contraction। ब्रीफ लिख दिया मैंने ना, ड्यू टू lanthanide contraction। due to this last element of each group, due to this last element of each group will show oxidation state, last element of each group will show oxidation state too less than normal oxidation state, too less than normal oxidation state। जितनी भी कॉमन फैमिली की है ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे कितनी कम? 2 कम। दैट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनर्ट पेयर। लास्ट में ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, पहली फैमिली में बोरोन फैमिली का लास्ट एलिमेंट है थैलियम, तो बोरोन के लिए तो ऑक्सीडेशन है +3 कॉमन, लेकिन इसके लिए क्या है? +1। क्यों है +1? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लिखेंगे इनर्ट पेयर। जब पूछेगा इनर्ट पेयर क्या है, फिर हम कहानी सुनाएंगे लैंथेनाइड वाली, है ना? नहीं तो इसे एक टॉपिक दे दिया, कर लोगे? कार्बन फैमिली में ज्यादा तो है +4 सभी की, लेकिन लास्ट लेड की कितनी ज्यादा स्टेबल है? +2, मोर स्टेबल। अगेन अगर मल्टीपल आएगा, लिखा हो कहीं भी रीजन क्या है, तो लिखा होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो जाएगा बेटा? अब इसी का फिर एक और क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करना इनर्ट पेयर के बेस पे। आपको ऐसे कहा जा सकता है कि अगर Pb4 पॉजिटिव कंपाउंड्स हैं, कैन एक्ट एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सप्लेन। कौन दिमाग लगा सकता है? हिंट मैं दे रहा हूं। हिंट ये है कि लेड 4 पॉजिटिव अगर ले लोगे तो लेड 2 पॉजिटिव बनना चाहेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल क्या है? 2 पॉजिटिव। अगर आप 4 पॉजिटिव का कोई कंपाउंड ले भी लेते हो तो वो स्टेबल नहीं है, वो कोशिश करेगा क्या बनने की? 2 पॉजिटिव। तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो गया? लेगा, रिडक्शन होएगी। तो हमें पता है 4 से 2 कैसे बनेगा? देयर विल बी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव लेके तभी पॉजिटिव कम होता है ना, तो रिडॉक्स में पड़ा है। इट मींस की टेंडेंसी है कि कहीं कोशिश में लगा रहता है भी इलेक्ट्रॉन ले ले, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? रिड्यूस, रिडक्शन हो रही है। और जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? इट मीन लेड 4 पॉजिटिव हैज टेंडेंसी टू गेन 2 electrons, so it can act as कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसे जो लास्ट एलिमेंट है, इससे हम कुछ ऐसे काम ले लेंगे, क्योंकि फैमिली में तो स्टेट है 4, लेड का भी हमें मिल तो गया 4 वाला, लेकिन हमें पता है वो कोशिश में रहता है कि कहीं 2 बन जाए। अगर 2 बनेगा तो रिडक्शन होएगी तो क्या एजेंट बन जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। तो इन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शनों में यूज कर सकते हैं।
हो जाएगा। तो ये भी नर्ड पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन कर लोगे बेटा। अब एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर बोल दो। एक एनसीईआरटी में तुम्हें कहीं ऐसे लिखा मिला है पेज नंबर किसी पे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उसने बनाया है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में प्रॉपर्टी बाकियों से अलग है, रीजन इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा D10। सभी में D पूरा भर जाएगा। लास्ट एलिमेंट आता था जिंक, याद है 30। अगर D10 हो जाएगा बेटा, ये तो स्टेबल होके बैठ गया। अगर स्टेबल होके बैठ गया तो इसने जैसे बाकी आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जैसे बाकी रिएक्ट कर रहे हैं, जब भी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं वैसी प्रॉपर्टी तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि तो स्टेबल है। जिसकी वजह से इन तीनों का कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आती कि इन्हें ट्रांजिशन में रखें या नहीं, क्योंकि जैसे आयरन की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैग्नीज की हैं, वैसे इनमें कम दिखती हैं। रीजन क्योंकि D10 है। तो अगर तो D1 से D9 है तब तक तो सारे काफी रिएक्टिव है, अच्छे खासे रिएक्टिव हैं, सारे रिएक्शन एक जैसी करते हैं, तो हमें लगता है भी हाँ ये सिमिलर सी नेचर दिखा रहे हैं। अब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि D10 है। इस वजह से कई बार ऐसे कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे, आप पूछो भी सिर्फ इस कौन से ब्लॉक में रखें, ब्लॉक D में रखा है। हमने ये कहा भी इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कम रिजेंबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि बाकियों से प्रॉपर्टीज इनकी थोड़ी कम रिजेंबल होती हैं, इसलिए तुम्हें लगेगा कि जब प्रॉपर्टी स्टडी करोगे भी ये गलत रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, रखना पड़ा क्योंकि औरों से कंपैरेटिवली तो इनसे मिलती हैं। अब P से एक भी नहीं मिलती, D से चलो 2-3 तो मिलती हैं, तो रखेंगे यहीं पे, लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है। तो एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की भी, क्या ऐसा है भी 3 एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन नहीं कहा जाता? हम कहेंगे यस ऐसा है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन D10 है। D10 होने की वजह से देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट रिजेंबल with other transition elements। तो मल्टीपल में आ जाए ये स्टेटमेंट ट्रू है जगह नहीं, तो हम ट्रू कहेंगे, जबकि हमने रखा इसे डी में ही है। तो कहीं लिखा हो भी जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन नहीं कहा जाता, कहीं लिखा है ऐसे, तो हम कहेंगे यस पॉसिबल है। ठीक है, कर लोगे? और चेक करो एनसीईआरटी में कोई भी आपका डाउट है, पेज नंबर पे लिखा हुआ है तो पेज नंबर बोल दो, मैं चेक कर लूं। पेज 71, पेज 71 देना बेटा। एक 71 पे लेफ्ट साइड कॉलम में या राइट साइड में? लेफ्ट साइड कॉलम में देखो अभी 71 पे। इसमें तो स्टार्ट ही 74 से हो रहा है, पुरानी उठा के घूम रहा है। हाँ बेटा क्या है? एक और क्लासिफिकेशन दी हुई है अभी, ये पेज नंबर इस पे यहां लिखा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें सेकंड पैराग्राफ में लॉ ऑफ ट्रायड्स के नीचे लिखा हुआ है। ये वैसे तो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना समझ लो। देखना इसमें कहीं ऐसे लिखा है, इसमें सिलेंड्रिकल क्लासिफिकेशन की है। तो इसने क्या किया, एक ऐसे सिलेंडर बना लिया, पेज है ना, पेज लेके ऐसे सिलेंडर। इस सिलेंडर का यहाँ ज्वाइंट है, यहां से मान लो मैं अल्कली मेटल रखता हूँ, अल्कली मेटल स्टार्ट करता हूँ। अल्कली के बाद एटॉमिक वेट के बेस पे आगे आगे भरते जाएंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर से क्या आ जाएगा, अल्कली मेटल। तो अल्कली के नीचे अल्कली। तो ऐसे जब उसने सिलेंड्रिकल वे में भरा एलिमेंट्स, तो हर कोई अपने ग्रुप में सेम एलिमेंट आते गए। जैसे स्टार्टिंग में अल्कली करते थे, घूम के फिर से क्या आता था, अल्कली। इट मींस 8 ग्रुप्स बना लिए, 8 कॉलम बना लिए, हर 8वां एलिमेंट क्या हो जाता था, रिपीट हो जाता था। फर्स्ट अगर सोडियम है तो उसके बाद 8 गुम में फिर से पोटाशियम आ गया, उसके बाद 8 गुम में रुबीडियम आ गया, ऐसे था।
लेकिन ये फिर से तब तक सही चला जब तक आपको स्कैंडियम टाइटेनियम नहीं आए। जैसे ही बीच में स्कैंडियम टाइटेनियम आ गए तो ये तो 8 ही ग्रुप के लिए सही होगा। इट मीन सेम सभी की जो एक कॉमन लिमिटेशन है कि पहले 20 तक तो सारे सही थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी सही हो जाता था पहले 20 तक। जैसे 21 स्कैंडियम आता है वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए इसकी भी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस। तो चेक करो, सिर्फ इतना लिखा है, सिलेंड्रिकल वे में जब भरा जाता है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, किससे? फर्स्ट से, रिजेंबल कर जाता है। अल्कली के नीचे अल्कली, अल्केलाइन के नीचे अल्केलाइन, इसे कहा गया सिलेंड्रिकल क्लासिफिकेशन, है ना। लेकिन इसकी लिमिटेशन सेम है कि फर्स्ट 20 के लिए तो सही बैठता है, आगे वालों के लिए क्या हो जाता है? गलत। और कोई चेक करो बेटा। पेज नंबर कौन सा कह रहा है? पेज नंबर 90 90 पेज नंबर 90 खोल लो भी। लेफ्ट साइड कॉलम या राइट साइड? वो नहीं पढ़ना अभी। यहाँ ये लिखा हुआ है कुछ डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे बेटा। पहले आपको पता चल जाए भी इंथैल्पी क्या होती है। एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, आर क्या होता है, अभी तो आर नहीं पता हमें, है ना। तो गैस कांस्टेंट आगे आ जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे, क्लियर हो, ठीक है। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में आर पढ़ेंगे, फिर आपका क्लैरिटी होगी। और कोई देख लो। ऐसी कुछ एक लास्ट पेज पे इसने काफी चीजें लिख दी, लेकिन अभी नहीं समझ आएंगी आपको। यही एनसीईआरटी का एक सबसे बड़ा दुख है हमें, कि ये नहीं सोचता कि पढ़ाएंगे कैसे, है ना। इसमें लिख दिया होगा लास्ट पेज पे कि इसमें इतने पाई बॉन्ड हैं, इतने सिग्मा हैं, तब सिग्मा पाई तो तुम्हें आगे सिखाएंगे अभी केमिकल बॉन्ड। तो काफी चीजें होएंगी ऐसी जो अभी छोड़ दो, आगे जब हम पढ़ेंगे उसके बाद क्लैरिटी होती जाएगी, है ना। कहीं ऐसे और भी सुबह वाले बैच में पूछ रहे थे, इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन लिखी हुई है बीच में, है ना। तो वो ऐसे स्किप कर दिया करो, ऐसे वर्ड कोई जरूरी नहीं है पढ़ने। पेज नंबर 84 निकालो भी ना बेटा। पेज नंबर 84 लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। एफ ब्लॉक पढ़ो भी। ब्रिज एलिमेंट्स कहाँ लिखा हुआ है? ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल्स, एस ब्लॉक। एंड इसे ट्रांजिशन भी इसीलिए कहा था, लिख लो इसे ब्रिज एलिमेंट कहीं आ जाए। कोई बताओ इसे ट्रांजिशन क्यों कहा था? क्योंकि बीच में मेटल है, इधर क्या आ जाएंगे? नॉन मेटल, तो चेंज हो गया था। इसका मतलब मेटल मोर रिएक्टिव एंड नॉन मेटल लेस रिएक्टिव, उनमें ये ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। धीरे धीरे चलेगा कि एक्टिविटी धीरे धीरे कम होएगी, फिर क्या बन जाएंगे? नॉन मेटल। इसलिए क्या कहा जाता है? ब्रिज। गुड। और देखो डी ब्लॉक बेटा कलर्ड आयन है, अभी तो याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर से में पूरा चैप्टर है +2 में, कोऑर्डिनेशन उसमें आएगा सारा, कलर कैसे होता है, ट्रांजिशंस होती हैं, डी ट्रांजिशंस, है ना। ये भी स्किप कर दो। और कोई चेक करो। देखो एक एक वर्ड ढूंढ रखा है इन्होंने। तुम्हारी क्लास में कंपटीशन मिल रहा है। हाँ बेटा बोल दे। एट्टी 84 पे, एक मिनट मैं खोल लूं पहले। 84 पेज नंबर 84, ये नया है मेरे पास। 84 पे आयनिक रेडियस का टॉपिक है, तुम देना। नहीं लो भी एनसीईआरटी सारे, है ना। चेंज हो जाता है बेटा, इसमें खुद ही चेंज कर देगा अपनी बात को ये। तो इसलिए जो लेटेस्ट है वो पढ़ेंगे हम। ये जो 1A 1B वाले हैं ना, ये लेटेस्ट में एनसीईआरटी में जो ग्रुप्स क्लासिफाई किए है ना, 1A 1B, इसमें अलग है, पुरानी 2-3 साल पुरानी में अलग है। तो ध्यान रखें, कोशिश करो एनसीईआरटी हमेशा जो लेटेस्ट एडिशन है वो लें। ये नहीं पता नेक्स्ट ईयर ही चेंज कर दें और हमें एनसीईआरटी की बात ही सही मानी जाएगी, चाहे गलत है चाहे सही है, ठीक है।
पेज नंबर 84 पे पी ब्लॉक है बेटा, लेफ्ट साइड पे, इसके इसी में। हाँ बेटा, ये हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में यही चीजें पढ़ेंगे कि लिथियम, अभी तो आपको पता ही नहीं, फिर क्या बताऊं मैं आयनिक कोवलेंट कैसे बनते हैं, है ना। तो आगे वाले में चैप्टर में यही चीज आएगी भी आयनिक बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ना है हमने, वहां क्लैरिटी होएगी। लिथियम बेरिलियम की आयनाइजेशन ज्यादा है ना, छोटे साइज है, छोटे साइज आयनाइजेशन ज्यादा है, तो फिर लूज करना मुश्किल है, लूज करना मुश्किल है, तो लिथियम पॉजिटिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव इजिली बन जाते हैं। अगर ये लिथियम पॉजिटिव नहीं बनता तो फिर आयनिक कैसे बनेगा, है ना। इस वजह से ये थोड़ा सा फिर शेयरिंग में चला जाता है, कोवलेंट बना लेता है, आयनिक कम बनाता है। तो डी टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, लिथियम की और बेरिलियम की साइज छोटे हैं, हाई आयनाइजेशन है, साइज छोटा, हाई आयनाइजेशन लूज नहीं कर पाते, तो फिर आयन कैसे बनेंगे, जिस वजह से ये क्या करते हैं, थोड़े शेयर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई पेज नंबर वैसे नहीं, पेज नंबर पेज नंबर बोलो पहले, आज एनसीईआरटी के डाउट 93 पे चेक करो भी। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूं 93 पे, अपना खोल के बैठो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं ये क्या पूछ रहा है। हाँ बेटा, राइट साइड पे यही लिखा है बेटा, लास्ट है ना ये पे, यही कहा है, छोड़ दो, बॉन्ड बना रखे ना डबल ट्रिपल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये वाला आपको छोड़ना पड़ेगा, ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाला पेज आप छोड़ सकते हो भी, यहाँ भी ये लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है ना। अभी हमने कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जब आप पढ़ लोगे चैप्टर, ये बाद में पढ़ोगे, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक छोड़, और कोई देखो, ये पढ़ सकते हो, ऑक्साइड वाला टॉपिक हमने कल किया, मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का, इसमें देख लो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं अच्छी तरह, वो टॉपिक में से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो एक दो चीजें नहीं पढ़ाई, मुझे पता क्यों नहीं पढ़ाई, है ना, क्योंकि हम पढ़ा नहीं सकते अभी, तो उनकी टेंशन ना लो। कोई आयनाइजेशन में कोई चीज ऐसी है, कोई मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक में कोई चीज ऐसी है, रेडियस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आईयूपीएसी नेमिंग में कुछ ऐसा है, पोजीशन में कुछ ऐसा है, पीरियोडिक टेबल में, वो चीजें पूछ लो, है ना। और कोई देखो, जो बेटा बुकलेट में लिखा हुआ है। अब तुम इसमें ये नहीं कहोगे कि सर ये ऑक्साइड तो ये होता है, क्योंकि अकेला ऑक्साइड बनाने से मेटलॉइड या मेटल नहीं डिसाइड होगा, है ना। एक मेटलॉइड में कुछ एक मेटल के करैक्टर भी हैं, कुछ एक नॉन मेटल के भी, जैसे एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम कल हमने एम्फोटेरिक में रख लिया ऑक्साइड, लेकिन डेली हमें पता है एल्यूमिनियम फॉयल लेके आते हैं, इसकी मैलिएबल डक्टाइल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसे क्या मानते हैं, मेटल, है ना। तो केमिस्ट्री में एक लॉजिक एक नहीं चलता भी तुम कह दो भी हाँ ये मेटलॉइड है तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं, उसमें मेटल के कैरेक्टर भी हैं, उसमें नॉन, है ना। अब आप एडवांस लेवल पे आ चुके हो, वो चीज नहीं जो 10th वाली नहीं है कि बस एक मेटल कह दिया बस खत्म है ना, इतने से नहीं होगा काम, बहुत सारी चीजें हैं, एक ही मेटल के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। घर पे यूज करते हो एल्यूमिनियम फॉयल, कितना पतला है, इट मींस मैलिएबल है, डक्टाइल है, वायर्स बना दी, डक्टिलिटी है, तो मेटल है। लेकिन कल मैंने क्या पढ़ाया, ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। तो अब ऑक्साइड नेचर अलग है, वो अकेले मेटल से थोड़ी ना रिलेट होगा, ठीक है। आगे देखो 84 पे, 84 पे, हाँ बोलो, चैतन्या बताएगा बेटा, 84 पे कह रही है, अभी तूने डाउट पूछा था। हाँ बताओ आंसर, क्लास में ही थे। लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक या कोवलेंट, आयनिक, पढ़ो भी। एक्सेप्शन लिखा है उसने, क्या लिखा है, विद एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि लिथियम और बेरिलियम आयनिक नहीं बनाते, क्योंकि साइज छोटे हैं, साइज छोटे हैं तो जल्दी से लूज नहीं कर पाते, आयन नहीं बनते, तो इनके कंपाउंड ज्यादातर क्या है, कोवलेंट। तो एक्सेप्शन पढ़ो साथ में, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, बाकी आयनिक हैं, लिथियम एंड बेरिलियम क्या है, कोवलेंट है ना। और कोई चेक करो पेज नंबर, बस भी हो गए सारे, कोई और पूछना कुछ, टेस्ट के डाउट लो, यस टेस्ट के डाउट लो, ये ले
टेस्ट निकाल लो। है अभी टेस्ट? तुमने बुकलेट का वो क्वेश्चन करना है? टेस्ट है बेटा सबके पास? ला बेटा देना। फोन में, फोन तो होगा सबके पास, ऐसा तो है नहीं। आजकल तो फोन तो होगा ही। देखो उसमें भेजा हुआ टेस्ट, फोन में भेजा था। फोन में निकाल लो, अभी फोन में निकालो, साइलेंट कर लेना, फोन में निकालो व्हाट्सएप। फर्स्ट एंड में से देखो। क्या हो गया? आगे फर्स्ट एंड में से देखो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में टेस्ट में कौन सा डाउट है? 20 तक, 25 तक, 15 पढ़ो भी। 15 आप पढ़ के बताओ रुमानी कैसे होगा 15? पहले ऑक्सीजन का निकाल लेंगे हम, Z इफेक्टिव। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो ये हमारा हो गया वैलेंस। वैलेंस में 5 6 है वैसे तो, 5 इंटू, और ये वाले कितने करने हैं? ये निकाल लोगे। बेरिलियम 1s2 2s2, 1 इंटू 0.35, 2 इंटू 0.85, ये निकाल लो। दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है ना। अगर बेरिलियम का x है, ये वाला x माना हुआ है, तो मैथमेटिकली दोनों का डिफरेंस चाहिए। मान लो ये 2 आ गया, मान लो ये 4 आ गया, तो डिफरेंस कितना है? 2, तो x + 2 हो गया। ठीक है, और कोई चेक करो। 13 उदित पाल 13 पढ़ के बता बेटा, तेरा हो गया था या नहीं? 13 सी अभी भी किया था क्लास में, अभी हमने क्लास में बुकलेट में भी किया है कि अगर O से O 2 नेगेटिव बनाना है तो इसका एक स्टेप वाला एंडोथर्मिक हो जाएगा ये वाला, क्योंकि नेगेटिव से जब नेगेटिव बनाते हैं तो रिपल्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है? मुश्किल। तो 2 नेगेटिव बनाने में पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और कोई देखो 20 तक, 15 अभी किया बेटा। अभी ये कौन सा है? 20 पढ़ो। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे लिखा हमने कहीं भी? ऑक्सीजन की सबसे ही कम होती है, लिखा था एक्सेप्शन। तो फिर ऑक्सीजन सबसे नीचे चला गया, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। इनमें से निकाल लो कोई आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखो 25 तक, 24 तो फैक्टर्स हैं, सभी हैं, साइज, चार्ज एंड स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रॉन इनर शेल का मतलब स्क्रीनिंग है ना, चार्ज का मतलब Z इफेक्टिव, तो सभी फैक्टर हैं। 25 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में आयनाइजेशन पीरियड में जाते हुए क्या होती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तुम बताओ, दक्ष खड़ा हो, स्टैंड अप। ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड बताओ आयनाइजेशन का। इधर आयनाइजेशन डिक्रीज होती है अभी, और इधर इंक्रीज होती है, ये कह रहा है। ये नीचे डिक्रीज होती है, इधर क्या होती है? इंक्रीज। फिर इसका ट्रेंड बताओ क्या होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयनाइजेशन अभी इंक्रीज कर दे। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। क्यों होगी? एक्सेप्शनल। नाइट्रोजन का क्या है? हाफ फेज। तो ऐसा ऑर्डर दे, चेक करो।
सेकंड पूछा है, सेकंड का मतलब क्या करें, इनमें से फिर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। अगर ओ पॉजिटिव स्टेबल है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, बाकी है, ठीक है। अगर थर्ड पूछा था तो क्या लिखते हैं, टू पॉजिटिव, तो फिर टू पॉजिटिव में जो भी स्टेबल है वहां एक्सेप्शन आया था, बाकी सेम चलता, ठीक है। 30 तक ले लो, बाकी 10 मंडे को लेंगे। 30 तक देखो कोई और डाउट है। 26 मैक्सिमम अमाउंट बेटा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड है, सेकंड से ज्यादा थर्ड है नाशन, तो टू पॉजिटिव से निकालना सबसे मुश्किल होगा। एम से एम पॉजिटिव बनाना इजी, एम पॉजिटिव से टू बनाना मुश्किल, टू से थ्री बनाना सबसे मुश्किल होगा, ऐसे करें, ठीक है। और कोई देखो 30 तक, और कोई है तो बाकी डन हम मंडे को लेंगे, ठीक है। इतना करें। कल कौन कौन आ रहा है टेस्ट देने, जेई जो एन बस्ती वाले हैं, 10:15 से 11:15 टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है।